क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व करते हैं डियर स्टूडेंट। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। आलेखी विधि से निम्नलिखित अवरोधों के अंतर्गत z = 3x + 9y का न्यूनतमीकरण एवं अधिकतमीकरण ज्ञात कीजिए। बाय ग्राफिकल मेथड मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज z = 3x + 9y अंडर द फॉलोइंग कॉन्स्टेंट्स: x + 3y < 60, x + y > 10, x - y < 0, x is greater than equal to 0, y is greater than equal to 0। अब देखो लीनियर प्रोग्रामिंग रैखिक प्रोग्रामन चैप्टर नंबर 12 उससे क्वेश्चन है और उसका एग्जाम्पल है ये। ठीक है, आई थिंक एग्जाम्पल नंबर 2 है। तो ये क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, इसका मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन करना है, इसका न्यूनतमीकरण और अधिकतमीकरण करना है इन कांस्टेंट को लेकर के, इन व्यवरोधों के साथ। तो मैं एक अच्छा तरीका आपको बताता हूँ। ये जो पहला वाला व्यवरोध है x + 3y < 60, इसमें से केवल लीनियर इक्वेशन लीजिए। ठीक है, रैखिक समीकरण लीजिए। कौन सी वाली? मेरे पास है x + 3y < 60। तो इसके दो मतलब हैं, x + 3y का मान 60 के बराबर है या x + 3y की वैल्यू 60 से लेस है। ये और समीकरण है, क्लास 11 में पढ़ी हैं आपने। ठीक है ना, इनइक्वलिटीज़। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, रैखिक वाला ले लेता हूँ, = वाला ले लेता हूँ। तो मेरे पास आ रहा है x + 3y = 60। सरल तरीका सॉल्व करने का। ठीक है, और भी कई तरीके हैं। अब 60 से मैं डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा x/60। इसको 60 से डिवाइड करूंगा तो 3/60 हो जाएगा y/20, और इसमें 60 से डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा 1। 60 से भाग दिया तो x/60 प्लस यहाँ 60 से डिवाइड किया y/20 + 1। अब ये क्या है? इंटरसेप्ट फॉर्म है, लाइन की इंटरसेप्ट फॉर्म, अंतःखंड रूप। क्लास 11 में आपने स्ट्रेट लाइन पढ़ा है, तो अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण। कहने का मतलब हुआ कि x एक्सिस पर ये लाइन 60 का इंटरसेप्ट बनाती है और y एक्सिस पर 2 का इंटरसेप्ट बनाती है। ठीक है, x एक्सिस में 60 का अंतःखंड काटती है और y में 2 का अंतःखंड काटती है। तो आपके पास एग्जाम में ग्राफ पेपर होता है दिया हुआ, तो आप एक एक बड़े बड़े खाने को आप मान सकते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। ऐसी y एक्सिस में जो ऐसे बड़े बड़े खाने होते हैं आप 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे ले सकते हैं। ठीक है, x एक्सिस पर कितने का इंटरसेप्ट है? 60 का। x अक्ष पर 60 का अंतःखंड है, तो x एक्सिस में 60 ही है डियर स्टूडेंट, ये x एक्सिस में 60 है। तो ये पॉइंट को मैं इस पॉइंट को मैं a से लिख लेता हूँ, दैट इज 60, 0। x एक्सिस का पॉइंट है तो y कोऑर्डिनेट 0 होगा। ठीक, y एक्सिस पे कितना है? 20 का इंटरसेप्ट है, तो आप देखो 20 ये है। ठीक है, तो मैं यहाँ ये पॉइंट ले लेता हूँ, ये वाला। तो ये b पॉइंट है डियर स्टूडेंट, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0, 20। ठीक है, y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 0 होता है, ये तो आप जानते हैं। और y कितना हो गया? 20 हो गया। अब मैं स्केल से इन दोनों को मिला देता हूँ, ऐसे स्केल रख करके इसको और इसको मैं मिला देता हूँ। आप देखो ऐसे, ये डियर स्टूडेंट ये लाइन हो गई ये, और इसको और आगे बढ़ा दीजिए पहचान के लिए, और आगे बढ़ा दीजिए कि कौन लाइन है ये। ठीक है, ऐसे और आगे तक आने दीजिए, ये आ गई वो लाइन। और ये लाइन है तो दोनों तरफ एरो मार्क हो जाएंगे। और लाइन की पहचान के लिए ये किस लाइन का ग्राफ है? ये इस लाइन का ग्राफ है, x + 3y = 60।
तो इसके ऊपर लिख दीजिए x प्लस 3y इज इक्वल टू 60, जिससे जब और लाइन हम खींचेंगे तो कन्फ्यूज पैदा ना हो। तो इसके ऊपर मैंने इसकी इक्वेशन लिख दी। दूसरा आप देखिए डियर स्टूडेंट, दूसरा क्या है, दूसरा व्यवरोध मेरे पास है। नेक्स्ट जो इनइक्वलिटी है और समीकरण है या व्यवरोध है वो है x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10। इसका क्या मतलब है, x प्लस वाई की वैल्यू 10 के बराबर है या x प्लस वाई की वैल्यू 10 से बड़ी है। तो मैं केवल लीनियर इक्वेशन ले रहा हूं x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर रहा हूं, तो x बाई 10 प्लस वाई बाई 10 इज इक्वल टू 1। इस इक्वेशन को आप देखिए, x एक्सिस पर 10 का इंटरसेप्ट, y एक्सिस पर 10 का इंटरसेप्ट, अंतःखंड रूप में आ गया। x एक्सिस पर 10 का अंतःखंड, y एक्सिस पर भी 10 का अंतःखंड। अब आप देखो x एक्सिस पर 10 का अंतःखंड ये हो गया, ये है ना 10, तो इसको मैं लिख लेता हूँ C पॉइंट और इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 10,0, x एक्सिस पे पॉइंट, और y एक्सिस पे कितने का इंटरसेप्ट है 10 का, तो y एक्सिस पर 10 ये है, ठीक है। तो इसको मैं लिख लेता हूँ ये वाला पॉइंट। अब मैं D पॉइंट ले लेता हूँ 0,10, ठीक है ना। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों को ज्वाइन करके लाइन खींचिए, इन दोनों को ज्वाइन करके आप लाइन खींच दे डियर स्टूडेंट, ऐसे मिलाती हुई एक रेखा, और आगे बढ़ा दीजिए इसको और आगे इसको बढ़ाइए, ये है वो रेखा ये वाली, और इसका इक्वेशन क्या है डियर स्टूडेंट, ये है x प्लस वाई इक्वल टू 10, यहाँ लिख दिया मैंने x प्लस वाई इक्वल टू 10, ठीक है। तीसरी जो इनइक्वलिटी हमारे पास है, तीसरी क्या है डियर स्टूडेंट, आप देखो तीसरी है x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 0, x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब है, x माइनस वाई की वैल्यू 0 भी होगी और x माइनस वाई की वैल्यू 0 से लेस भी होगी। तो मैं केवल लीनियर पार्ट ले रहा हूँ, x माइनस वाई बराबर 0, दिस इंप्लाइज दैट y इक्वल टू x। इस इक्वेशन में कहीं भी कांस्टेंट नहीं है, x इज इक्वल टू वाई, और इसको आप जानते हैं कि ऐसी रेखाएं हमेशा जिसमें कांस्टेंट नहीं होता, ये हमेशा कहाँ से होकर जाती हैं, मूल बिंदु से होकर जाती हैं, 0 0 से होकर जाती हैं, ओरिजिन से होकर जाती हैं। तो आप इसको ऐसा खींच लीजिए, इसमें कोई एग्जैक्ट से मतलब नहीं है, आपको ग्राफ खींचना है, कोई एकदम एग्जैक्ट मिल जाए हिसाब किताब, आपको तो क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। उसके लिए मैं ग्राफ बना रहा हूँ, ये हो गया इस इक्वेशन, ये इक्वेशन कौन सी है डियर स्टूडेंट, हमने कहा ये हो गई x माइनस वाई इक्वल टू 0, ठीक है। और देखो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का क्या मतलब है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब, एक मतलब x बराबर 0 है, 0 से बड़ा, तो x बराबर 0 मतलब y एक्सिस। टू डायमेंशनल ज्योमेट्री में, टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में x इज इक्वल टू 0 हमेशा y एक्स की इक्वेशन होती है। तो ये x इज इक्वल टू 0 y अक्ष, ठीक। और दूसरा मेरे पास क्या है कि y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहाँ पर आप देखिए, तो y बराबर 0 का मतलब होता है वह एक्सिस जिस पर y का मान 0 है, तो हो गया x एक्सिस, ये इस पर y का मान 0, तो आप इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 0। अब सारी लाइनें हमने ड्रॉ कर दी हैं। अब हमको पहले फिजिबल रीजन देखना है, कॉमन एरिया कौन सा है, सब में कौन सा है, कौन वो क्षेत्र है जो सब में पड़ रहा है। अब आप देखो एक एक करके लेते हैं, x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 10,
कौन सी लाइन है ये, इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि पहचान के लिए आपको ये खींच रखी है x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 60। x प्लस 3y इक्वल टू 60 का मतलब होता है कि इस रेखा के ऊपर पड़ने वाले समस्त बिंदु, ऑल द पॉइंट्स लाइंग ऑन दिस लाइन, ये मतलब है इसका x माइनस 3y इक्वल टू 60 का। ठीक है, और दूसरा क्या है, लेस देन 60। अब देखो, और सब कुछ भूल जाते हैं, इस पूरे रीजन को इस लाइन ने 2 पार्ट्स में बांट दिया, अपने से ऊपर का हिस्सा और अपने से नीचे का हिस्सा। अब ये किस हिस्से को दर्शा रहा है ये, ठीक है। तो x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 60 मतलब मैंने कहा कि इस रेखा ने इस रीजन को 2 पार्ट्स में बांटा, अपने से ऊपर का भाग और अपने से नीचे का भाग। अब ये कहाँ आएगा, इसका क्षेत्र कहाँ होगा, तो कोई भी एक पॉइंट इस रेखा के नीचे ले लीजिए और इस रेखा के ऊपर ले लीजिए, आपको मालूम हो जाएगा एक पॉइंट केवल। तो मैं ले रहा हूँ 30,0 एक्स एक्सिस पर, x 30 y यहाँ पर 0, तो x 30 y 0, तो 30 का मान 60 से लेस होता है। ओके, इट मीन्स ये कौन सा क्षेत्र दिखा रहा है, वो सब बिंदु जो इसके ऊपर पड़ते हैं और इसके नीचे के सारे बिंदु सारे नीचे के बिंदु। ठीक, अब एक बिंदु चलो ऊपर का ले लेते हैं, इस लाइन के ऊपर 0,40, तो x 0 y 40, जैसे आप y की वैल्यू 40 करोगे, ये हो गया 120। 120 का मान कभी भी 60 से लेस नहीं होता, 120 का मान कभी भी 60 से छोटा नहीं होता है। इसका मतलब इसने जो एरिया बनाया वो अपने नीचे का ये समस्त भाग, ये पूरा नीचे का, अब याद रखना ये कौन सा एरिया बना रहा, अपने ऊपर के सारे बिंदु और इस लाइन के नीचे के सारे पॉइंट। ठीक है, दूसरा है x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10। x प्लस वाई इक्वल टू 10 की लाइन ये है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 10 मतलब इस लाइन के ऊपर पड़ने वाले सारे पॉइंट्स इसमें आ गए, इसके ऊपर। अब ग्रेटर देन इक्वल टू 10 इज इक्वल टू को तो मैंने कह दिया आपको कि इसके ऊपर पड़ने वाले सारे पॉइंट्स x प्लस वाई इक्वल टू 10 में होंगे। दूसरा ग्रेटर देन 10, 10 से बड़ा भी, x प्लस वाई 10 से बड़ा होना चाहिए। तो इसने इस पूरे रीजन को 2 पार्ट्स में बांटा, अपने से ऊपर और अपने से नीचे। अब हमने देखना है कि ये कौन सा रीजन बना रहा है, कौन सा क्षेत्र बना रहा है। तो एक पॉइंट ले लो डियर स्टूडेंट इसके नीचे का और एक ले लो ऊपर का। तो इसके नीचे का एक पॉइंट मैं ले लेता हूँ 0,0, है ना, यहाँ पर 0,0, इसके नीचे का एक पॉइंट, या 5 ले लो, 5,0, x 5 और y 0। तो जैसे मैं x की जगह पर 5 करूँगा y 0 हो जाएगा, y 0 है तो 5 की वैल्यू कभी भी 10 से बड़ी नहीं होती। देखना 5 की वैल्यू 10 से बड़ी आ रही है, इसका मतलब इसके नीचे के कोई बिंदु नहीं बता रहा है ये। अब इसके ऊपर का कोई पॉइंट ले लेता हूँ, ये 50,0, तो x 50 का मान 10 से बड़ा होता है। इसका मतलब ये वाली जो असमीका है, ये वाली जो इनइक्वलिटी है, ये क्या कह रही है, इसके ऊपर पड़ने वाले सारे बिंदु और इसके ऊपर पड़ने वाले सारा क्षेत्र, इस वाले ने कहा नीचे वाला क्षेत्र, इस वाले ने कहा ऊपर वाला क्षेत्र। अब आते हैं इस पे x माइनस वाई इक्वल टू 0 वाला। तो x माइनस वाई इक्वल टू 0 का मतलब हुआ कि इस लाइन के ऊपर पड़ने वाला प्रत्येक पॉइंट, एवरी पॉइंट लाइंग ऑन दिस लाइन। पर दूसरी बात क्या कह रहा है कि x माइनस वाई की वैल्यू 0 से छोटी होनी चाहिए। अब इसने जो कौन सा क्षेत्र बनाएगा, परंतु इसने इस क्षेत्र को फिर 2 भागों में बांट दिया, इस वाली ने भी, अपने से नीचे का और अपने से ऊपर का। अब कौन सा वाला आएगा, एक पॉइंट नीचे वाला को देख लो, x 40 कर लो, 40,0, तो x जैसे आप 40 करेंगे y 0, तो 40 का मान कभी भी 0 से छोटा नहीं होता। तो एक पॉइंट ऊपर का ले लो, इसके ऊपर का एक पॉइंट ये वाला ले लो, ये क्या है 0,30, तो x 0 है और y 30, तो -30 का मान
0 से लेस होता है। ओके, तो ये क्या कह रहा है, ऊपर। इस वाले ने कहा इसके ऊपर पड़ने वाले सारे पॉइंट और नीचे का क्षेत्र। इसने कहा इसके ऊपर पड़ने वाले सारे पॉइंट और इसके ऊपर का पूरा क्षेत्र। और ये क्या कह रहा है, इसके ऊपर पड़ने वाले सारे पॉइंट और इसके ऊपर का क्षेत्र, ये कह रहा है। ठीक है, क्योंकि इसको सेटिस्फाई कर रहा है। 30,0 करूँगा तो y 30, तो -30 हो जाएगा, 0 से लेस है। तो ये क्या कह रहा है, इस एक्सिस, इस लाइन के ऊपर पड़ने वाले पॉइंट और इसके ऊपर। ठीक है, फिर क्या है x की वैल्यू 0 मतलब y एक्सिस, इसके ऊपर पड़ने वाले सारे पॉइंट, और x का मान 0 से बड़ा, x का मान 0 से बड़ा यहाँ होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में इधर, और y का मान 0 है, 0 से बड़ा, y इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस, और y का मान 0 से बड़ा कहाँ, y। ठीक है, अब कॉमन रीजन कौन सा है, ये तो कह रहा है नीचे वाला, ये कह रहा है बाहर वाला, ये कह रहा है ऊपर वाला, ये वाला कह रहा है इसके ऊपर इधर वाला, और ये कह रहा है कि इसके ऊपर पॉइंट पड़ने वाला और ऊपर वाला। तो डियर स्टूडेंट, आपको अंदाज आ गया होगा कि ये वाला क्षेत्र, ये कॉमन एरिया है, कॉमन क्षेत्र है, यही तो है सॉल्यूशन रीजन। इसको कहते हैं फिजिबल रीजन, सुसंगत क्षेत्र। इसका नाम क्या आ गया, सुसंगत क्षेत्र, फिजिबल रीजन, सुसंगत क्षेत्र, फिजिबल रीजन। और कैसा है ये फिजिबल रीजन, ये बाउंडेड है, इसकी बाउंड्री देखो, ये और ये बाउंड्री है इसकी, ये और ये, मतलब रीजन क्या है, बाउंडेड है। और क्या है, उत्तल बहुभुज है, कॉन्वेक्स पॉलीगन है। ठीक है, कॉन्वेक्स है। इसका मतलब इस जड़ का अधिकतम और न्यूनतम मान इसके शीर्षों पर पड़ेगा, इसके वर्टेक्स पर पड़ेगा। 4 वर्टेक्स हो गई, एक और एक। तो कुछ वर्टेक्स का तो हमें मालूम है, ये वाला वर्टेक्स क्या है, ये वाला, ये तो 0,20 है। ये वाला वर्टेक्स कौन सा है, 0,10 है। अब ये भी नहीं मालूम और ये भी नहीं मालूम, इनको निकाल लेते हैं। इनको कैसे निकालेंगे, इसको मैं लिख देता हूँ ई पॉइंट, और इसको मैं लिख लेता हूँ एफ पॉइंट। ठीक है, ई और एफ ले लेता हूँ। अब ई के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे और एफ के क्या होंगे। ई के कोऑर्डिनेट्स देखो, 2 लाइन इंटरसेप्ट हो रही हैं, 2 रेखाएं एक दूसरे को पॉइंट ई पर काट रही हैं। तो यदि मैं इस रेखा मतलब x - y बराबर 0, और इस रेखा मतलब x + y = 10, इन दोनों को हल करूँगा तो मुझे ई पॉइंट निकल जाएगा। ठीक है ना, तो आप जानते हैं। तो चलिए मैं इन दोनों को सॉल्व करूँगा डियर स्टूडेंट। तो मैं ई पॉइंट ले लेता हूँ। ई पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स के लिए, बिंदु ई के निर्देशांक के लिए, बिंदु ई के निर्देशांक के लिए फॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ई, सॉल्विंग इक्वेशन x - y = 0 एंड इक्वेशन x + y = 10। तो एक है x - y बराबर 0 और x + y बराबर 10। इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए। -y + y कैंसिल हो गया, x + x 2x = 10, तो x = आ गया 5। x की वैल्यू 5 आ गई, x की वैल्यू मैं यहाँ रखूँगा तो y भी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये वाला जो पॉइंट आ गया ई पॉइंट, ये हो गया 5,5। ठीक है, अब एफ पॉइंट निकालेंगे। ये वाला पॉइंट कैसे निकलेगा, ये इस लाइन और इस लाइन के इंटरसेक्ट कर रही है। ये लाइन और ये लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट एफ लिख लेता हूँ।
फॉर टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एफ। एफ पॉइंट के निर्देशांक के लिए ये इक्वेशन एक है मेरे पास x प्लस 3y इक्वल टू 60 और ये इसका और इसका है ना, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब घटा लीजिए, सबट्रैक्टिंग, घटाएंगे तो नीचे वाले के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस प्लस, तो ये तो कट गया, और 3y प्लस वाई तो हो गया 4y, 4y इज इक्वल टू 60, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया 15, y की वैल्यू 15 आ गई। y की वैल्यू 15 यहाँ रखूँगा तो x माइनस 15 बराबर 0, तो x इज इक्वल टू 15, तो इसका मतलब x की वैल्यू भी डियर स्टूडेंट क्या आ गई 15 आ गई, तो ये हो गया 15,15, चारों सीरीज निकल गए। ठीक है, इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज भी लिखनी चाहिए। लैंग्वेज क्या लिखनी चाहिए, आप लिखेंगे सुसंगत क्षेत्र, उसका नाम लिख लेते हैं सुसंगत क्षेत्र, सुसंगत क्षेत्र कौन सा, बी डी ई और एफ, ये तो हुआ ये, ठीक है ना, यहाँ से ये तो ये बी है, ये पॉइंट डी है, ये ई और ये एफ है। सुसंगत क्षेत्र बी डी ई एफ एक उत्तल बहुभुज है, उत्तल बहुभुज है जो कि परिबद्ध है, जो कि परिबद्ध है, जो कि परिबद्ध है। अतः z का न्यूनतम व अधिकतम मान इसके शीर्षों पर पड़ेगा, इसके शीर्षों पर पड़ेगा। निश्चित रूप में z का जो ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, उद्देश्य फलन है, इसका न्यूनतम और अधिकतम मान इन शीर्षों पर कहीं पड़ेगा। इतनी लैंग्वेज लिख लेनी चाहिए। ठीक है, अब मैं टेबल यहाँ पर बना लेता हूँ डियर स्टूडेंट। आप देखिए जब आप ग्राफ बना देंगे, ग्राफ पेपर एग्जाम में मिलता है, जब आप ग्राफ बना लेंगे सही तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन, तो 2.5 मार्क्स आपको तो इसी में मिल गए ग्राफ में। तो ग्राफ की भी उतनी इंपॉर्टेंस है जितनी कैलकुलेशन की है, तो आधा इसका और आधा कैलकुलेशन का। ठीक है, अब चलो मैं टेबल बनाता हूँ। आप देखो यहाँ देखिए डियर स्टूडेंट, टेबल बना रहा हूँ, यहाँ लिख देता हूँ शीर्ष वर्टिसेस। शीर्ष में एक शीर्ष है मेरे पास है डी, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0,10 डी, फिर ई, ये है हमारे पास ई है डियर स्टूडेंट 5,5, फिर है एफ, एफ है 15,15, और फिर है ए पॉइंट बी, ये है 0,20, 0,20। z है आपके पास, z इज इक्वल टू 3x प्लस 9y। जब मैं ये वाला पॉइंट करूँगा x 0 करूँगा तो ये तो 0 हो गया, और 10 यहाँ पर देखो 3 इंटू एक्स 0 है प्लस 9 इंटू वाई कितना है 10, ये तो 0 हो गया, ये हो गया 90। ठीक है, x 5 रखो, y 5 रखो, तो 3 इंटू 5 प्लस 9 इंटू 5, तो ये 45, और 15 कितना हो गया 60। 15 रखो, 3 इंटू 15 प्लस 9 इंटू 15,
तो ये 45 और 15 नमो 135, 45 15 नमो 135, तो 10 8 हो गया डिवर्शन 180। और जब B0 x0 है तो 3 इंटू 0 प्लस 9 इंटू 20, तो ये भी आ गया 180। ठीक है, तो ये टू वैल्यूज तो z का अधिकतम मान क्या है 180 और न्यूनतम क्या है 60। तो यहाँ पर लिख लो न्यूनतम मिनिमम वैल्यू 60 है और ये हो जाएगा अधिकतम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू 180 और मिनिमम 60। तो लिखेंगे कैसे, आप देखो, इसका मैं आंसर लिख लूँगा डियर स्टूडेंट, उसको आप देखिए। z का न्यूनतम मान बिंदु किस पे E 5 पर कितना है 60 है। z का न्यूनतम मान, मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज एट पॉइंट E 5 इज 60, मिनिमम वैल्यू है। और मैक्सिमम के लिए z का अधिकतम मान बिंदु किस बिंदु F 15, व ए पॉइंट B जो है B 0,20, इन दो पॉइंट्स पे है। F कौन सा पॉइंट है आपका, F मेरे पास ये है, B कौन सा पॉइंट है ये, इन दो पॉइंट्स पर सेम वैल्यू है। ठीक है, और वो कितना 180 मैक्सिमम वाली। तो z का अधिकतम मान बिंदु F 15 व 0,20 को मिलाने वाली रेखाखंड के प्रत्येक बिंदु पर 180 होगा। अब ध्यान देना आपने, जब यहाँ पर भी 180 यहाँ पर भी 180, तो इन दोनों को जब हम ज्वाइन करेंगे ना, तो प्रत्येक पॉइंट पे B और F को ज्वाइन करने वाले प्रत्येक पॉइंट पे B और F को मिलाने वाली जो रेखाखंड है उसके प्रत्येक बिंदु पर z का अधिकतम मान 180 होगा। B पर तो होगा ही होगा, F पर तो होगा ही होगा, पर B और F को मिलाने वाली जो रेखाखंड है उसके प्रत्येक बिंदु पर होगा। ऐसा आपने लिखना है इसमें। ठीक है, आइडिया समझ में, तो इस रूप में क्वेश्चन होना है। ठीक है, अब मिलेंगे पूरे आपको 5 मार्क्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर स्टूडेंट। आइए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 23 आप देखिए। ये क्वेश्चन मैंने हिंदी में लिखा है, बड़ा क्वेश्चन है, इंग्लिश में भी लिख दूंगा तो बोर्ड भर जाएगा, परंतु मैं स्टूडेंट को इंग्लिश में भी इस क्वेश्चन को दिखाऊंगा। एक बहुविकल्पी प्रश्न का उत्तर देने में एक विद्यार्थी या तो प्रश्न का उत्तर जानता है या वह अनुमान लगाता है। मान लें कि उसके उत्तर जानने की प्रायिकता 3/4 है और अनुमान लगाने की प्रायिकता 1/4 है। किसी प्रश्न का उत्तर, जैसे बहुविकल्पी में आपने देखा होगा क्वेश्चन नंबर 1 में, या तो बच्चा क्या करता है, यदि सही जानता है तो सही लिखेगा और नहीं भी जानता है फिर भी अनुमान लगाता है। ठीक हो गया। मान लें कि छात्र के प्रश्न का उत्तर अनुमान लगाने पर सही उत्तर देने की प्रायिकता 1/4 है। अनुमान लगा करके सही उत्तर दे रहा है, उसकी प्रायिकता 1/4। इस बात की क्या प्रायिकता है, इस बात की क्या प्रायिकता, एक मिनट है बच्चों, इस बात की क्या प्रायिकता है कि, इस बात की क्या प्रायिकता है कि, यहाँ लिख देता हूँ ये बचा हुआ पार्ट, इस बात की क्या प्रायिकता है कि, इस बात की क्या प्रायिकता है कि कोई छात्र, कोई है
इस बात की क्या प्रायिकता है कि कोई छात्र प्रश्न का उत्तर जानता है यदि यह ज्ञात है कि उसने सही उत्तर दिया है। इसकी प्रायिकता निकालनी है। क्या प्रायिकता है कि कोई छात्र, इस बात की प्रायिकता क्या है कि कोई छात्र प्रश्न का उत्तर जानता है यदि यह ज्ञात है कि उसने सही उत्तर दिया है। अब उत्तर या तो गेस से हो सकता है या जानता था। तो इस बात की प्रायिकता निकालनी है कि वो उत्तर जानता है। कोई छात्र प्रश्न का उत्तर जानता है यदि यह ज्ञात है कि उसने सही उत्तर दिया है। ठीक है, तो चलिए अब इस क्वेश्चन को आप इसमें भी समझ लीजिए। मैं आपको पेपर में भी दिखा लेता हूँ डियर स्टूडेंट। ये है क्वेश्चन नंबर 23। इस क्वेश्चन को देखिए आप, दिख रहा है आपको साफ? चलिए मैं इसको साफ कर लेता हूँ। लीजिए, ये प्रश्न है आपका। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स जो हैं वो वीडियो को पॉज करके आप पहले क्वेश्चन लिख देना, ठीक है, अपनी कॉपी में, और फिर समझ लेना। ठीक है ना? ये है डियर स्टूडेंट। तो जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। इन आंसरिंग ए क्वेश्चन ऑन ए मल्टीपल चॉइस टेस्ट, ए स्टूडेंट either know the answer or guess. Let 3/4 be the probability that he knows the answer and 1/4 be the probability that he guess. Assuming that a student who guess at the answer will be correct with probability 1/4. What is the probability that the student knows the answer given that answer is correct? ठीक है, आंसर इज करेक्टली। तो ये क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। तो ये एक्चुअली बेस थ्योरम का क्वेश्चन है। तो दो चीज़ें हैं, वो प्रश्न का उत्तर जानता है या वो अनुमान लगाता है। तो मैं मान लेता हूँ, माना छात्र के प्रश्न का उत्तर जानने को E1 E और अनुमान लगाने को दो बातें हैं, या तो उत्तर जानता है या क्या कर रहा है, अनुमान लगा रहा है। अनुमान लगाने को F से दर्शाया गया है। ठीक है डियर स्टूडेंट, स्टूडेंट किसी क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं, या तो उसका आंसर जानता है या उसने गेस किया है, अनुमान लगाया है। तो अनुमान प्रश्न का उत्तर जानने की प्रायिकता क्या है, आपको दिया हुआ है। उसको उत्तर जानने की प्रायिकता क्या है, उत्तर जानने की घटना को हमने ई से माना है, और उत्तर जानने की घटना आपकी 3/4 है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, अनुमान लगाने की प्रायिकता कितनी है, 1/4 है। ठीक है, तो अनुमान लगाने की प्रायिकता 1/4 है। अनुमान लगाने वाली घटना मैंने क्या मान रखा, एफ मान रखा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, अनुमान लगाने की प्रायिकता हो गई आपकी 1/4 हो गई उसके। ठीक हो गया। अब चलिए आगे। अच्छा, एक चीज मैं और मान लेता हूं, यदि घटना ए सही उत्तर जानने को दर्शाता है, एक घटना मैंने और क्या ले ली है कि घटना ए सही उत्तर दर्शाने, मतलब सही उत्तर दर्शाने को, सही उत्तर जानना है, तो उसके लिए मैंने घटना ए ले रखी है। तो अब आप देखो, और डियर स्टूडेंट यहाँ पर आप देखिए, मान लें कि छात्र के प्रश्न का उत्तर अनुमान लगाने पर सही उत्तर देने की प्रायिकता 1/4 है। ठीक है, अब आप देखो दो बातें हैं। छात्र प्रश्न का उत्तर जानता है, ठीक है,
घटना ए सही उत्तर को दर्शा रहा है, विद्यार्थी उत्तर जानता है, तो उत्तर सही होने की प्रायिकता। आप देखो, छात्र या विद्यार्थी है क्या, विद्यार्थी प्रश्न का उत्तर जानता है, प्रश्न का उत्तर जानता है, प्रश्न का उत्तर जानता है और उत्तर सही होने की प्रायिकता, उत्तर सही होने की प्रायिकता। अब डियर स्टूडेंट आप देखो, छात्र प्रश्न का उत्तर जानता है, ठीक है, छात्र विद्यार्थी उत्तर जानता है तो उत्तर सही होने की प्रायिकता, विद्यार्थी प्रश्न का उत्तर जानता है, उत्तर सही होने की प्रायिकता कितनी होगी बोलो। कोई बच्चा किसी प्रश्न का उत्तर जानता है तो सही उत्तर देने की प्रायिकता 1 हो जाएगी। तब प्रोबेबिलिटी सही उत्तर देने की प्रायिकता जबकि छात्र प्रश्न का उत्तर जानता है, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होगी, 100 प्रतिबंधित प्रायिकता। छात्र प्रश्न का उत्तर जानता है ई, पर उसने सही उत्तर दिया, उसकी प्रायिकता, ठीक है। तो प्रश्न का उत्तर जानते तो सही उत्तर देने की प्रायिकता 1 हो जाएगी, ये ठीक है। विद्यार्थी प्रश्न का उत्तर, अब दूसरा क्या है, छात्र प्रश्न का उत्तर जानता है यदि वह ज्ञात है, विद्यार्थी अनुमान लगाता है, विद्यार्थी दूसरी स्थिति है, दो बातें हैं ना, या तो प्रश्न को जानता है, प्रश्न का उत्तर जानता है, या वो क्या लगाता है, अनुमान लगाता है। विद्यार्थी प्रश्न के उत्तर का अनुमान लगाता है, और सही उत्तर होने की प्रायिकता, सही उत्तर होने की प्रायिकता, सही उत्तर होने की प्रायिकता। आप समझ रहे होंगे कि दूसरी स्थिति क्या है, सही उत्तर होने की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, पर वो अनुमान से दे रहा है, अनुमान लगाना ये दिया हुआ है कि अब उसने अनुमान लगाया है, तो ये घटना दी हुई है आपको, और इसके हिसाब से छात्र प्रश्न का उत्तर सही देता है, तो ये हो जाएगा एफ। और ये आपको दिया हुआ है डियर स्टूडेंट कितना, और अनुमान लगाने की प्रायिकता 1/4 है। मान लें कि छात्र के प्रश्न का उत्तर अनुमान लगाने पर सही उत्तर देने की प्रायिकता 1/4 है। विद्यार्थी प्रश्न का अनुमान लगाता है और सही उत्तर देने की प्रायिकता कितनी है, 1/4 है। यहाँ तक ठीक हो गया, ठीक है। अब मुझे यहाँ जगह बनानी पड़ेगी और भी। अब करना क्या है, हमने निकालना क्या है, इस बात की क्या प्रायिकता है कि कोई छात्र प्रश्न का उत्तर जानता है, छात्र प्रश्न का उत्तर जानता है, छात्र प्रश्न का उत्तर जानता है, प्रश्न का उत्तर जानने की घटना को हमने इसी माना हुआ है। छात्र प्रश्न का उत्तर जानता है यदि यह ज्ञात है कि उसने सही उत्तर दिया है, सही उत्तर देने की घटना को मैंने इसे मान रखा है, ठीक है। तो चलो मैं लिखता हूं, छात्र के प्रश्न का उत्तर, छात्र के प्रश्न का उत्तर, इस बात की प्रायिकता कि कोई छात्र प्रश्न का उत्तर जानता है, ये से देते हैं इस बात की प्रायिकता कि कोई छात्र प्रश्न का उत्तर जानता है, प्रायिकता की, अब लैंग्वेज में इसे ले रहा हूँ, प्रायिकता की छात्र प्रश्न का उत्तर जानता है, छात्र प्रश्न का उत्तर जानता है यदि यह ज्ञात है कि उसने सही उत्तर दिया है,
यदि यह ज्ञात है कि उसने सही उत्तर दिया है। अब आप देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ सही उत्तर दिया है, सही उत्तर दिया है, ये दिया हुआ है सही उत्तर दिया है, और सही उत्तर घटना ए सही उत्तर देने को दर्शाता है। ये तो मालूम है कि उसने सही उत्तर दिया है, और छात्र प्रश्न का उत्तर जानता है, उसकी प्रायिकता ई की प्रायिकता चाहिए, क्योंकि छात्र के प्रश्न का उत्तर जानने को हमने ई से दर्शा रखा है। तो कोई छात्र प्रश्न का उत्तर जानता है, जबकि ये दिया है, जबकि क्या दिया हुआ है, जबकि ये दिया हुआ है कि वो सही उत्तर जानता है। ठीक है ना। प्रायिकता की छात्र प्रश्न का उत्तर जानता है, ये घटना मालूम है, प्रश्न का उत्तर वो जानता है, ए से हमने उसको दर्शाया है ना, प्रश्न का उत्तर वो जानता है। ठीक है। जबकि प्रायिकता निकालनी है कि यह ज्ञात है कि उसने सही उत्तर दिया है, तो प्रश्न का उत्तर सही हो, जबकि ये दिया हुआ है कि सही उत्तर जानना। ये देखो ना, यहाँ से देखो आप इसको, कोई छात्र प्रश्न का उत्तर जानता है, कोई छात्र प्रश्न का उत्तर जानता है, ये ठीक है। यदि यह ज्ञात है कि उसने सही उत्तर दिया है, सही उत्तर देने की प्रायिकता आपको निकालनी है, तो ये बेस थ्योरम होगी डियर स्टूडेंट। और ये निकलेगी कैसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाई पी ई इंटू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस पी एफ इंटू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ, ठीक है, ये बेस थ्योरम से ये डियर स्टूडेंट। तो मैं यहाँ पर जगह बना लेता हूँ अब। ठीक है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ये बेस थ्योरम में इन्वर्स प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। ठीक है। तो यहाँ लिख लेता हूँ पी ई बाई ई मुझे चाहिए, तो क्या है फॉर्मूला, पी ई इंटू पी ए बाई ई, ऐसा आप लिख सकते हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ठीक है ना, ये वाला सूत्र लग जाएगा। अब आप सब कुछ हमको मालूम है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, प्रश्न के उत्तर जानने की प्रायिकता है 3/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3/4 है। ये कितना है, ये है 1 डिवाइडेड बाई ये है 3/4 इंटू 1। एफ है आपके पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ 1/4। ठीक है, अनुमान लगाने का है ना, एफ घटना, तो 1/4 प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/4 इंटू ये हमारे पास है, ये भी 1/4 है। ठीक है। अब चलो सॉल्व कर लेते हैं डियर स्टूडेंट। आइए, ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन है। देखो एक क्वेश्चन पेपर में बेस थ्योरम से आता ही आता है बच्चों। तो ये कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू 3/4 डिवाइडेड बाई 3/4 प्लस 1/16, तो 3/4। अब इसको देखो 16 एलसीएम ले लो, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12 प्लस 1, तो ये हो गया कितना, 3/4 होल डिवाइडेड बाई 13/16, तो ये कितना हो जाएगा, 3 गुणा 16, ये सबसे नीचे वाले गुणा ऊपर वाले के साथ, और बीच बीच की गुणा ही हो जाएगी 4 इंटू 13, तो 4 4 जा 16, तो ये आ गया 12/13 आ गया। क्या आ गया, 12/13। ठीक है। इस बात की क्या प्रायिकता है कि कोई छात्र प्रश्न का उत्तर जानता है, यदि यह ज्ञात है कि उसने सही उत्तर दिया है, वो प्रायिकता 12/13 है। ये भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन और है, उसको भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, अरे पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, ये भी 5 मार्क्स का है, 3 पार्ट्स में है, लंबा क्वेश्चन है लिखने में,
तो मैंने थोड़ा सा ही लिखा है, 2 किसान रमेश और गुरुचरण सिंह, 2 किसान हैं, एक रमेश है एक गुरुचरण सिंह है। 3 प्रकार के चावल बासमती, परमल, सरबती की खेती करते हैं, किसान उगाता है। ठीक है, चावल की 3 वैरायटी हैं, इन तीनों को उगाता है। दोनों किसानों द्वारा सितंबर तथा अक्टूबर माह में इस प्रकार के चावल की बिक्री रुपीज में को निम्नलिखित ए और बी आव्यूहों द्वारा व्यक्त किया गया। जो सितंबर माह में जो बिक्री हुई, रमेश की भी, गुरुशरण सिंह की भी, बासमती चावल की, परमल चावल की, सरबती चावल की, क्या क्या हुई? 10,000 रुपये बासमती चावल बेचा रमेश ने, परमल चावल बेचा 20,000 का, और सरबती चावल बेचा 30,000 रुपये का। और गुरुचरण सिंह ने बासमती चावल बेचा 50,000 का, परमल 30,000 का, और सरबती 10,000 का। ठीक है, अक्टूबर माह में भी इन्होंने बेचा। कितना बेचा, कितना रुपया लाभ हुआ? बासमती पर 5,000 रुपये लाभ रमेश ने कमाए, परमल पर 10,000 रुपये, लाभ भी नहीं कहूँगा, लाभ की बात कर रहा है, बिक्री। परमल 10,000 रुपये का बेचा रमेश ने और सरबती 25,000। गुरुचरण सिंह ने अक्टूबर में 30,000 रुपये की बासमती बेची, परमल बेचा 20,000 रुपये की, और सरबती बेचा 10,000 रुपये की। ठीक है, तो जगह कम होने के कारण मैं क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ। तो इसके 3 पार्ट हैं। क्या बोल रहे हैं? प्रत्येक किसान की प्रत्येक प्रकार के चावल की सितंबर और अक्टूबर की सम्मिलित बिक्री ज्ञात कीजिए। सितंबर में जो बिक्री हुई उस इस आव्यूह से दिखाया गया दोनों किसानों की। ठीक है, जितना उन्होंने सेल किया सितंबर महीने का ए से दर्शाया, और अक्टूबर महीने की बिक्री को बी से दर्शाया। तो सितंबर और अक्टूबर की सम्मिलित बिक्री दिखानी। इसकी ये सितंबर के महीने जो बेचा और ये अक्टूबर के महीने बेचा, इनको सम्मिलित मतलब जोड़ना है। तो ए प्लस बी, बच्चे करेंगे कहाँ से आ गया ऐसा सवाल? आप समझ सकते हैं कितना सरल क्वेश्चन था। ए और बी को प्लस करना है। सितंबर ए में ए बी जो बिक्री हुई उसको मैट्रिक्स ए से दर्शाया, अक्टूबर में जो बिक्री हुई उसको बी से दर्शाया। अब इन दोनों महीनों में कुल बिक्री कितनी हुई? तो सिंपल सा आपने जोड़ देना है इनको। ठीक है, तो अब थोड़ा सा क्वेश्चन आप यहाँ से भी ज़रा देख लें डियर स्टूडेंट। एक क्वेश्चन है ये, इसको देखिए, ये क्वेश्चन है। पूरा क्वेश्चन मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। 2 किसान रमेश और गुरुशरण सिंह केवल 3 प्रकार के चावल बासमती, परमल और सरबती की खेती करते हैं। दोनों किसानों द्वारा सितंबर और अक्टूबर माह में इस प्रकार के चावल की बिक्री रुपीज़ में निम्नलिखित ए और बी आव्यूहों में व्यक्त किया गया। तो आव्यूह ये आप देख रहे हैं, ये है। और इसके आगे मैं आपको फिर बताता हूँ क्वेश्चन, और आगे भी अभी देखो, यहाँ देखो, जो अक्टूबर माह में बेचा गया, ये अक्टूबर महीने का है बिक्री का, मैट्रिक्स बी से दर्शाया गया है। ठीक है, अभी आपको 3 प्रश्नों के जवाब देने हैं। प्रत्येक किसान की प्रत्येक प्रकार के चावल की सितंबर और अक्टूबर की सम्मिलित बिक्री ज्ञात कीजिए। दूसरा है सितंबर की अपेक्षा अक्टूबर में हुई बिक्री में कमी ज्ञात कीजिए। और तीसरा पार्ट, यदि दोनों किसानों को कुल बिक्री पर 2% लाभ मिलता है तो अक्टूबर में प्रत्येक प्रकार के चावल की बिक्री पर प्रत्येक किसान को मिलने वाला लाभ ज्ञात कीजिए। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो हो गया 5। अब चलिए इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख लेंगे। आप पहले नोट कर लीजिएगा डियर स्टूडेंट। ये देखिए, ये मैट्रिक्स ए है, ये मैट्रिक्स बी है, और ये जो 3 क्वेश्चंस हैं इनके आपको आंसर देने हैं। ठीक हो गया? तो चलिए अब मैं क्वेश्चन का आंसर करता हूँ। क्या करना है? प्रत्येक किसान की प्रत्येक प्रकार के चावल की सितंबर और अक्टूबर की सम्मिलित बिक्री ज्ञात कीजिए। फाइंड द कंबाइंड सेल इन सितंबर एंड अक्टूबर फॉर ईच फार्मर इन वैरायटी। ठीक है, सितंबर में ये बिक्री होती है इतने रुपीस की अलग अलग चावल की, और अक्टूबर में इतनी होती है। तो सम्मिलित बिक्री कितनी हो जाएगी? प्रत्येक किसान की प्रत्येक प्रकार के चावल की सितंबर और अक्टूबर में सम्मिलित बिक्री
तो मैं इतना जगह बचा लेता हूँ, ज्ञात कीजिए की जगह सम्मिलित बिक्री। ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट। कंबाइंड सेल इन सितंबर एंड अक्टूबर फॉर ईच फार्मर इन ईच वेराइटी हो जाएगा ए प्लस बी। अब ए की वैल्यू आप देखो, ए की वैल्यू क्या आपके पास 10,000, बी की वैल्यू है 20,000, सी की वैल्यू है 30,000, ये है 50,000, ये है 30,000, 30,000 है ये 30,000, और ये है 10,000। ये तो सितंबर की है। ए प्लस मैट्रिक्स का सम अक्टूबर का, देखिए अक्टूबर का ये है 5,000, परमल 10,000, 25,000, 30,000, 20,000 और 10,000। इन दोनों को प्लस कर लीजिए। तो मैट्रिक्स का एडिशन आप जानते हैं, इसमें ये प्लस हो जाएगा, इसमें ये प्लस हो जाएगा, इसमें ये प्लस हो जाएगा। ये भी आपकी 2/3 ऑर्डर की है और ये भी 2/3 ऑर्डर की, प्लस हो जाएगा आसानी से। तो कितना हो जाएगा ए प्लस बी, इसमें इसका प्लस एक लाइन आपको अलग से लिखना चाहिए, 10,000 प्लस 15,000 मैं सीधे कर दे रहा हूँ। ये हो जाएगा 15,000, इसको और इसको प्लस करेंगे तो 20,000 और 10,000 हो गया 30,000, इसको और इसको प्लस करेंगे 30 और 25 तो 55,000, इसको और इसको प्लस 80,000, इसको और इसको प्लस 50,000, ठीक है, और इसका और इसका प्लस 1,000 था, 10,000 था पहला वाला, ये 10,000 एडजस्टिंग ये, तो 10,000 और 10,000 कितना हो गया 20,000। किस किस का, पहला वाला रमेश का है और दूसरा किसका है गुरुचरण सिंह, गुरुचरण सिंह का ये नीचे वाली ये, और ये कौन सा वाला चावल है, पहले वाला बासमती, ये भी बासमती है, ये भी बासमती है, ये भी बासमती, दोनों को प्लस कर दिया। ठीक है, ये कौन सा है दूसरे नंबर पे परमल, और तीसरे नंबर पे कौन है सरवती। तो सितंबर और अक्टूबर में जो बिक्री हुई, जो सेल हुई, वो इतना हो गया डिवर्शन, ए प्लस बी आपका आ गया 15,000, 30,000, 55,000, 80,000, 50,000 और 20,000। ऐसा ही करना था, तो 1.5 मार्क्स आपको मिल जाते इसमें। ठीक है, अब इसका सेकंड वाला पार्ट क्या कह रहा है, चलिए मैं वो भी लिख लेता हूँ। डियर स्टूडेंट, मैट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, मैट्रिक्स का प्लस, मैट्रिक्स का माइनस, है ना, अब मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई, तीनों चीज़ हो रही हैं इसमें। तो जैसे जैसे मैं पार्ट पे आऊँगा आप समझ जाएंगे। सेकंड वाला पार्ट क्या कह रहा है आपको, सितंबर की अपेक्षा, सितंबर की अपेक्षा, सितंबर की अपेक्षा अक्टूबर माह में, अक्टूबर माह में, अक्टूबर माह में हुई बिक्री में कमी, हुई बिक्री में कमी, ये भी आपका 1/2 मार्क्स का है। सितंबर की अपेक्षा अक्टूबर माह में हुई बिक्री में कमी ज्ञात कीजिए। ठीक है, बिक्री में कमी ज्ञात कीजिए। फाइंड द डिक्रीज इन सेल फ्रॉम सितंबर टू अक्टूबर। अब आप स्वाभाविक देख रहे हैं कि सितंबर में बासमती, रमेश ने जो बासमती बेची वो 10,000 की बेची, जबकि अक्टूबर में 5,000 की कमी आ गई ना, उसी कमी को पूछ रहा है आपको। ठीक है ना, ये परमल रमेश ने 20,000 की बेची और यहाँ पर रमेश 10,000 की बेच रहा है अक्टूबर में, तो घट गया ना। ठीक है, तो सितंबर की अपेक्षा अक्टूबर माह में हुई बिक्री में
कमी आप कैसे निकाल देंगे, ए सी बी को माइनस कर देंगे, स्वाभाविक बात है। माना किसी ने सितंबर में 1000 का चावल बेचा और अक्टूबर में 5000 का 500 का बेचा, तो कितनी कमी आ गई, 1000 माइनस 500, तो 500 है ना। तो ए माइनस बी डियर स्टूडेंट, इनका डिफरेंस निकाल देना है। तो ये है 10,000, ये है 20,000, ये है 30,000, ये है 50,000, ये है 30,000, ये है 10,000, डिफरेंस बी ये है 5,000, 10,000, 25,000, 30,000, 20,000 और 10,000, और मैट्रिक्स का डिफरेंस सीधा इसमें से इसको माइनस कर देंगे, साइन को अंदर करेंगे, माइनस 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 माइनस, और इसमें प्लस कर देंगे, तो 10,000 माइनस 5,000, तो ए डिफरेंस बी कितना हो जाएगा, यहाँ पर आप देखो 10,000 माइनस 5,000, 5,000, 20,000 माइनस 10,000, तो 10,000, 30,000 माइनस 25,000, तो 5,000, 50,000 माइनस 30,000, तो 20,000, 30,000 माइनस 20,000, तो 10,000, और 10,000 माइनस 10,000, तो कितना हो गया, 0। ये किसका है, रमेश, अरे किसका है, गुरुचरण सिंह का, ठीक है। और ये कौन सा वाला चावल है, बासमती, और ये है परमल, और ये है डियर्सन सरबती, ठीक है ना। तो ये आपका आ गया 5,000, 10,000, 5,000, 20,000, 10,000 और 0। तो सितंबर में बिक्री ये हुई, इतना सेल हुआ, अक्टूबर में ये सेल हुआ, कितना अंतर आया, यहाँ ज़्यादा सेल हुई थी और यहाँ कम हो गई, तो जब डिफरेंस निकालना है तो सीधा ए माइनस बी कर दिया, ए डिफरेंस बी कर दिया, वही मैंने कर दिया, तो ये आ गया। तो ये भी 1.5 मार्क्स का था। और थर्ड वाला पार्ट जो है, चलिए अब मैं उसको करता हूँ इस क्वेश्चन का। चलिए डियर स्टूडेंट, थर्ड वाला पार्ट क्या है उसको देखते हैं। थर्ड वाला पार्ट है इसका, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। यदि दोनों किसानों को कुल बिक्री पर, दोनों किसानों को कुल बिक्री पर, दोनों किसानों को कुल बिक्री पर 2% लाभ मिलता है, ठीक है, 2% लाभ मिलता है, तो अक्टूबर में प्रत्येक प्रकार के चावल की बिक्री पर प्रत्येक किसान को मिलने वाला लाभ। तो अक्टूबर माह में, अक्टूबर माह में मिलने वाला लाभ, मिलने वाला लाभ, ठीक है। सॉरी, यदि दोनों किसानों को कुल बिक्री पर 2% लाभ मिलता है, तो अक्टूबर में प्रत्येक प्रकार के चावल की बिक्री पर प्रत्येक किसान को मिलने वाला लाभ ज्ञात कीजिए। अब बिक्री अक्टूबर में ये है, इतने का तो बेचा, पर केवल लाभ कितने का हुआ, भाई अपनी बीज की कीमत घटाए होगी, खेत में जो आप देखें खाद डाली होगी उसकी कीमत घटाई होगी, जो वहाँ काम किया होगा उसकी कीमत, वो सब मिला के आप ये लगाओ कि माना 5,000 की बासमती किसकी बिकी, रमेश की, तो लाभ कितना हुआ, केवल 2%, तो 5,000 का 2%। परमल पे कितने का लाभ हुआ, 10,000 का 2%। सरबती पे कितने का लाभ हुआ, 25,000 का 2% रमेश को,
गुरुचरण सिंह का जो है बासमती पर कितना लाभ, 30,000 का 2%, परमल पर 20,000 का 2%, सर्वजित पर 10,000 का 2%। ठीक है। इफ बोथ फार्मर रिसीव 2% प्रॉफिट ऑन ग्रॉस सेल, कंप्यूट द प्रॉफिट फॉर द ईच फार्मर एंड फॉर ईच वेराइटी सोल्ड इन अक्टूबर। केवल अक्टूबर के महीने का बोल रहा है कि अक्टूबर में जो सेल हुई उस पर मिला 2%। ठीक है, तो वो कितना है, तो मैं यहाँ पर लिखा देता हूँ अक्टूबर में बिक्री पर लाभ, बिक्री पर लाभ। ठीक है, अक्टूबर में बिक्री पर लाभ, प्रॉफिट फॉर ईच फार्मर एंड फॉर ईच वैरायटी सोल्ड इन अक्टूबर। अब आप ये तो आप जान ही रहे होंगे कि रमेश ने यदि बासमती 5,000 की बेची अक्टूबर में, तो सारे रमेश के पास थोड़ी गया होगा, वो बीज भी खरीदा होगा, खाद भी खरीदी होगी, और भी जो खेती में जो और साधन लगते हैं उन पर भी खर्चा हुआ होगा, तो 5,000 तो मिला, पर लाभ कितने का हुआ, लाभ हुआ केवल 2% का। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको 2% ऑफ किसका, 2% किसका, बी का। इस पर सारे चावलों पे 2% लाभ हुआ है, तो प्रत्येक का 2%। तो पहले मैं बाहर से 2% कर दूंगा, डू अंडरस्टैंड, 2% इंटू जो आपको यहाँ 5,000 ये है, 10,000 ये है, 25,000 ये है, 30,000 ये है, 20,000 ये है, 10,000 जो अक्टूबर महीने में जो सेल हुई, जो पैसा उनको मिला, इस पर जो प्रॉफिट उनको हुआ वो केवल 2% है। तो 2% मैंने मैट्रिक्स का निकाल दिया। अब 2% का मीनिंग आप जानते हैं, 2% मतलब 2/100। परसेंटेज का क्या मतलब होता है, 2% का मतलब होता है 2/100। 10% का मतलब होता है 10/100। तो 2/100 इंटू कितना डिवर्सेंट, 5,000, 10,000, 25,000, 30,000, 20,000, 10,000। अब देखो किसी मैट्रिक्स में, अब आपसे ये भी जानना चाह रहे हैं जिन्होंने पेपर सेट किया है, ये भी जानना चाह रहे हैं कि यदि आप 2% निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे। मतलब मैट्रिक्स में किसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रत्येक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, आप देखो 5,000 इंटू 2/100, 10,000 इंटू 2/100, 25,000 इंटू 2/100, इसमें देखो 30,000 इंटू 2/100, 20,000 इंटू 2/100 और 10,000 इंटू 2/100। ठीक है, आप समझ गए, प्रत्येक का 2%, प्रत्येक का 2%। तो 2% में 2/100 से मैंने प्रत्येक को क्या कर दिया, डिविजन मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक हो गया। अब चलिए, अब इसकी तो मुझे आवश्यकता नहीं है। 5,000, 10,000, 25,000, 30,000, 20,000 और 10,000 सही होता आ रहा है। अब इसकी आवश्यकता नहीं है, मुझे कैलकुलेशन कर देनी है। ठीक है, आप देखो कितना आ रहा है। आप देखो 100, 100 इससे कट गया तो 50 2 ज़ा 100, 100 आप देखो 100, यहाँ देखो 2 0 से 2 0 कर गया तो ये हो गया 200, 2 zeros कट गए तो 250 हो गया 500। ठीक है, ये 2 0 से 2 0 करेंगे ये हो गया 600, ये 2 0 इससे कट गया तो ये हो गया 400 और इससे ये कट गया तो ये हो गया 200। ठीक है,
ये कौन सा चावल है? पहले वाला ये है बासमती, पहला वाला बासमती है, दूसरा वाला परमल है, और तीसरा चावल है सरबती। ठीक है। किसान कौन कौन है? रमेश, पहला वाला किसान रमेश है, और दूसरा किसान है गुरुचरण सिंह। ठीक है डियर स्टूडेंट, गुरुचरण सिंह। तो ये उनको लाभ हुआ डियर स्टूडेंट, 100, 200, 500, 600, 400 और 200। तो यहाँ पर मैं आंसर लिख लेता हूँ। देखिए अब आप समझ गए होंगे कि ये क्वेश्चन किस रूप में सॉल्व करना चाहिए था। अब आप देखो, जो मुझे आंसर पूछा हुआ है ना, मैं बताता हूँ। रमेश को अक्टूबर के महीने रमेश को बासमती पर 100 रुपये लाभ हुआ, रमेश को परमल पर अक्टूबर के महीने 200 रुपये लाभ हुआ, जो जेब में गया। बाकी तो रमेश को सरबती पर 500 रुपये का लाभ हुआ, गुरुचरण सिंह को बासमती पर 600 रुपये का लाभ हुआ, गुरुचरण सिंह को परमल पर 400 रुपये का लाभ हुआ अक्टूबर के महीने, गुरुचरण सिंह को सरबती पर 200 रुपये का लाभ हुआ अक्टूबर में। ठीक है। तो आंसर वही लिखना है। यदि दोनों किसानों को कुल बिक्री पर 2% लाभ मिलता है तो अक्टूबर में प्रत्येक प्रकार के चावल की बिक्री पर प्रत्येक किसान को मिलने वाला लाभ ज्ञात कीजिए। इफ बोथ फार्मर रिसीव 2% प्रॉफिट ऑन ग्रॉस सेल्स, कंप्यूट द प्रॉफिट फॉर ईच फार्मर एंड फॉर ईच वैरायटी सोल्ड इन अक्टूबर। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, अक्टूबर माह में रमेश को बासमती पर ₹100, परमल पर, ये चावल की किस्में बच्चों, परमल पर ₹200 व सरबती पर ₹500 का लाभ हुआ। ठीक है। ये तो मैंने रमेश का लिख दिया। रमेश को बासमती पर 100 रुपये मिला, रमेश को परमल पर 200 रुपये का लाभ हुआ, और रमेश को सरबती पर 500 रुपये का लाभ हुआ। ठीक है। ऐसे ही मैं उसका निकाल देता हूँ दूसरे किसान का। अक्टूबर माह में गुरुचरण है डियर स्टूडेंट, चरण, गुरुचरण सिंह को अक्टूबर में बासमती पर 600 रुपये, गुरुचरण सिंह को बासमती पर ₹600, परमल पर ₹400 व सरबती पर ₹200 का लाभ हुआ। बस। और ये थर्ड वाला पार्ट जो था ये 2 मार्क्स का था डियर स्टूडेंट। ठीक है। प्रॉफिट इन अक्टूबर, प्रॉफिट फॉर रमेश इन बासमती ₹100, इन परमल ₹200, इन सरबती ₹500। इन अक्टूबर मंथ, गुरुचरण सिंह get the profit for the sale of basmati ₹600, for the sale of parmal ₹400, and for the sale of sarbati ₹200। ठीक है डियर स्टूडेंट। बस ये मैंने आपको इसके आंसर बता दिए हैं। ठीक हो गया? बस हो गया ये क्वेश्चन। तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन, ये केस स्टडी का क्वेश्चन है। आपको थोड़ा पेपर में कुछ नई चीज़ें लास्ट ईयर से आ रही हैं। एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का केस स्टडी पे है। लास्ट ईयर जो क्वेश्चन था केस स्टडी का
वो बेस थ्योरम पे आधारित था। इस समय उन्होंने मैट्रिक्स पे केस स्टडी का क्वेश्चन बना दिया। तो जिन बच्चों ने, अब मैट्रिक्स का प्लस से भी जानते हैं, माइनस से भी जानते हैं, मल्टीप्लाई से भी जानते हैं, तो थोड़ा सा यदि समझ में आपका आया होगा एग्जाम में तो आपने क्वेश्चन सही कर दिया होगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, अब मैं इस पेपर के सॉल्व करने के दो उद्देश्य हैं मेरे। एक तो जो बच्चे इस समय 11 में हैं, ठीक है, वो 2026 में 12th का बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे, तो उनके लिए ये पेपर सॉल्व हो गया। जो हमारे उत्तराखंड बोर्ड ने इस समय 28 फरवरी को जो मैथ्स का पेपर हुआ क्लास 12th के बच्चों का, उसको मैंने पूरा सॉल्व कर दिया। तो जो नेक्स्ट ईयर बच्चे आने वाले हैं 12th में, पेपर का पैटर्न भी उनको मालूम होगा और किस रूप में आंसर देने हैं क्वेश्चंस के, उसका भी उनको लाभ होने वाला है। ठीक, और जिन बच्चों ने ये पेपर दिया है, ठीक है, उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि जब आपके बोर्ड एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद आप इस वीडियो को देखना और अपने क्वेश्चंस मिला लेना। ठीक है, कि कितने मेरे सही हुए हैं क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि बीच में अभी आपके पेपर होने हैं, अभी आपके कुछ पेपर बचे हैं तो बीच में आप इसको देखने लग जाएंगे, तो जिन क्वेश्चन पे आप हो सकता है कोई क्वेश्चन ऐसा होगा कि आपको लग रहा है ये सही है मेरा, अब माना वो गलत हो गया, तो फिर एक पेन होता है, दुख होता है और उसका असर अगले पेपर पर पड़ता है। तो बीच में कुछ नहीं करेंगे आप, द लास्ट डेट, एट द लास्ट डे ऑफ एग्जामिनेशन, परीक्षा के अंतिम दिवस पर आप इस वीडियो को देख लेना या उसके अगले दिन देख लेना और आश्वस्त हो जाने कि आप कितने मार्क्स लगभग आपके आएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आपका पेपर अच्छा हुआ होगा। ठीक है ना, अच्छा पेपर आपने किया होगा। और हमेशा बच्चों पॉजिटिव रहना लाइफ में, पॉजिटिव। कोई एक एग्ज़ाम से किसी बच्चे का भविष्य तय नहीं होता कि समय 12th में साहब मैथ्स के पेपर में इतने ले आए साहब, यदि आप फुल ले आए बहुत अच्छा, जितना भी आप ले आए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, जितने भी आपके मार्क्स आते हैं। ये तो सतत प्रक्रिया ना, लाइफ बनाने की प्रक्रिया क्या है, सतत कंटिन्यूअस प्रोसेस है ये। आप इसी रूप में तैयारी करते रहिए, माना। अब जिनने बहुत अच्छा किया है तो उनको मैं कॉन्ग्रेचुलेसन कह रहा हूँ, जिन बच्चों ने थोड़ा कम किया है उनको मैं कॉन्ग्रेचुलेसन कहता हूँ कि आप भविष्य की तैयारी में हैं। एक एग्ज़ाम से किसी का भविष्य तय नहीं होने वाला है, ये तो कंटिन्यूअस आप अपनी पढ़ाई को बढ़िया ढंग से आगे भी जारी रखिए। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। पेपर बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छी बात है, माना बहुत अच्छा नहीं भी हुआ तब भी कोई चिंता करने की बात नहीं है, आगे आपका भविष्य उज्जवल है। ठीक है, पर ध्यान करना है कि मुझे पढ़ना है, मुझे मेहनत करनी है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो इन्हीं शब्दों के साथ एक बार बोर्ड एग्ज़ाम की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, आपके अच्छे रिजल्ट की शुभकामनाएं आपको देता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं। थैंक यू।